नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एक प्रस्ताव पर मोहर लगी है। दरअसल हर साल कोकून की एमएसपी तय की जाती है। इसी क्रम में इस साल भी रेशम विभाग ने कोकून की नई एमएसपी का प्रस्ताव तैयार किया था, जिस पर मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी है। पिछले साल कोकून के लिए तय की गई एमएसपी में इस साल बढ़ोतरी की गई है, जिसके तहत उच्च क्वालिटी के कोकून की कीमत को 400 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 440 रुपए प्रति किलो किया गया है। बी ग्रेड के कोकून की कीमत 370 से 395 रुपए प्रति किलो की गई है। सी ग्रेड के कोकून की कीमत 280 से 290 रुपए प्रति किलो की गई है। बीजेपी मसूरी मंडल द्वारा उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स डे के अवसर पर चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। वहीं नए सीएमएस डॉक्टर खजान सिंह चौहान को पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी गई और आशा व्यक्त की कि यहां आने वाले मरीजों का बेहतर उपचार किया जाएगा और अस्पताल की कमियों को दूर किया जाएगा। उप जिला चिकित्सालय के नवनियुक्त सीएमएस डॉक्टर खजान सिंह चौहान ने कहा कि अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग सुविधा दी जाएगी। साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर लोग महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कर पाएंगे। वहीं मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि उप जिला चिकित्सालय मसूरी का एकमात्र चिकित्सालय है जहां पर मसूरी के साथ ही आसपास के ग्रामीण भी अपने इलाज के लिए आते हैं। बेसिकली मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, सर्वप्रथम तो ये होगा कि मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी कि किसी भी व्यक्ति को जो भी हॉस्पिटल में परेशानी में आता है, दुख में आता है, वो कभी भी यहाँ से निराश न होकर जाए। उसको जो भी हमारे पास जो है सुविधाएं उपलब्ध है उसको भरपूर वो मिले, जो लाभ मिले। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये रहेगी जी। और सेकंड बात रही कि बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल कैटेगराइज होते हैं कि फर्स्ट लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, है ना। तो हमारे पास जितने भी स्पेशलिस्ट है। जनता पार्टी मसूरी मंडल द्वारा आज समस्त कार्यकर्ताओं और मसूरी के नागरिकों के साथ डॉक्टर्स डे बनाया गया, जिसमें सिविल हॉस्पिटल के बहुत ही सम्मानित डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। डॉक्टर यतेंद्र जो सीएमएस थे, उनका आज विदाई समारोह भी करा गया और नए सीएमएस डॉक्टर खजान चौहान जी का स्वागत करा गया। ये उम्मीद करी गई कि डॉक्टर्स डे के दिन डॉक्टर से प्रण लिया जाए कि वो अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर सुविधा मसूरी और आसपास के समस्त नागरिकों को देंगे। और कमियां हर जगह हैं, हर स्थान पर हैं, पर सिविल अस्पताल की जो कमियां हैं में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है, जहां प्रदेश में 2 चरणों में मतदान होना है। तो वहीं अब प्रत्याशी मैदान में उतरकर लोगों से अपने लिए वोट की अपील करना उन्होंने शुरू कर दिया है। नैनीताल जिला पंचायत के 19 रामड़ी आनसिंह पनियाली क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य के लिए नैनीताल जिला पंचायत की निवर्तमान अध्यक्ष बेला तौलिया फिर से चुनाव मैदान में है और उनके द्वारा अपने क्षेत्र में लोगों से अपने लिए वोट की अपील करती हुई नजर आई हैं। नैनीताल जिला पंचायत के रामड़ी आनसी पनियाली जिला पंचायत क्षेत्र के यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं बेला तोलिया, उनका लगातार लोगों के बीच में आना जाना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं चुनाव के मद्देनजर लोगों के बीच में वो लगातार जा रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगातार वो जनता के बीच में लगातार रही हैं और ये सीट इसलिए खास बन जाती क्योंकि वो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है और फिर से उन्होंने दावेदारी की है अपने इस क्षेत्र से है। और आप देख सकते हैं लगातार महिलाओं के साथ कन्वेंसिंग की जा रही है, लोगों से अपने लिए वोटों की अपील की जा रही है और लगातार लोगों से मिला जा रहा है। इससे पहले भी लगातार लोगों की समस्या सुनते आई हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, बेला तोलिया फिर से मैदान पे, क्या कहना चाहेंगी? पूर्व का जो कार्यकाल आपका रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष का, कैसा रहा और आप किस प्रकार से लोगों से अपेक्षा है? जी, 2025 के त्रिस्तरीय चुनाव प्रचार का चुनावी मेला शुरू हो गया है, जिसमें हम लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों का भी फीडबैक अच्छा आ रहा है जगह जगह जाके। और 15 ग्राम सभा मेरी जिला पंचायत रामड़ी आनसिंह में आती हैं, जहां से मेरा चुनाव क्षेत्र है।
और काफी लोगों का सहयोग मिल रहा है और हम भ्रमण भी कर रहे हैं और लोग तो कह रहे हैं कि आपको आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पिछले कार्यकाल में मैंने बहुत ही कार्य किए हैं, जैसे सीसी रोड हो, शौचालय हो या पेयजल टैंक हो, और लोगों की और भी कई समस्याएं दूर की हैं। तो इसका लाभ जो अभी मिल रहा है और काफी अच्छा सहयोग मिल रहा है। मैम, राजनीति का कहा जाता है कि आपको अनुभव है और लगातार 5 साल आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं। बीच में कोरोना जैसा है, उसके बाद से लगातार जिला पंचायत नैनीताल ने अपने कदम नहीं छोड़े विकास के, लगातार काम किया लोगों के और स्वच्छता में, क्योंकि सभी 13 जिलों में नैनीताल जिला पंचायत अग्रणी रही है। किस प्रकार से देखती हैं लगातार लोगों की जो समस्या है वो आप सॉल्व करते आई हैं? कुछ समय हालांकि आपको नहीं मिल पाया कोरोना के चलते, लेकिन ऐसे कौन से कार्य थे जो छूट गए, जो बेहद जरूरी थे? और अब अगर आप जिला पंचायत सदस्य बन के आती हैं और उसके बाद क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी है, तो उसके बाद से कैसे लोगों की समस्याओं को दूर कर पाएंगी? जी, पिछले कार्यकाल में 2 साल हमारे कोरोना में गए, जिसमें विकास कार्य नहीं हुए, पर कोरोना जैसी महामारी को भी हमने खत्म करना था, तो पूरे नैनीताल जिले में हमने कोविड से बचने के लिए कई प्रयास करे, ग्राम प्रधानों द्वारा, जिला पंचायत सदस्यों द्वारा। तो बाकी के जो 3 साल हमें मिले, उसमें हमने जितना भी हमारा वित्त आता है, राज्य वित्त और 15वां वित्त, उसमें हमने पूरा पैसा खत्म किया है। और जो अधूरे कार्य हैं, क्योंकि बजट के हिसाब से हम कार्य करते हैं, तो बाकी अधूरे कार्य मैं इस कार्यकाल में पूरा करूंगी। और बाकी स्वच्छता में हमारा पूरे जिले में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। प्रदेश में हमारा नैनीताल जिला ही पूरे 13 जिलों में प्रथम स्थान आया है स्वच्छता के काम में। तो देखिए, यही बात बेला तौलिया को अग्रणी बनाती है, बड़ा बनाती है कि लगातार जैसा विकास की सोच उनके अंदर है। उनके समर्थक में मेरे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, बेला तौलिया जी के आप समर्थन में घूम रही है, सारी बातों को दरकिनार करके ये पूछना चाहूंगा कि क्या एक खास बात बताइए जो उनका आप समर्थन करने पहुंची है? इनका व्यवहार, सबसे पहले तो इनका व्यवहार बहुत अच्छा है जी। और किस प्रकार से लगता है कि आगे अगर जिला पंचायत सदस्य बनती हैं, उसके बाद से फिर किस तरीके से विकास कार्य और तेजी मिलेगी? क्योंकि ये हर काम में आगे रहती हैं और सारा काम ही करती हैं और व्यवहार में भी बहुत अच्छा। देख सकते हैं बेला तौलिया हो जो यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच में पहुंची है, निवर्तमान अध्यक्ष भी है और अभी रामणी आंसी पनियाली क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य के तौर पर दोबारा से जनता के बीच में पहुंची है। और वो हो या उनके समर्थक हो, लगातार उनके विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं और लगातार उनके समर्थन में यहाँ पर जो लोगों से वोटों की अपील की जा रही है। मकसद यही है कि जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव है रामणी आंसी पनियाली क्षेत्र का, वो बेला तौलिया को जिताया जाए और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में फिर से विकास की जो बयार है वो बहाई जाए। अमित चौधरी, हर खबर न्यूज, हल्द्वानी। नैनीताल वन प्रभाग के मनोरा रेंज में गुलदार की दहशत बनी हुई है। 4 दिन पहले एक महिला पर गुलदार ने रानीबाग क्षेत्र में हमला कर दिया था। इसके बाद वन विभाग ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और आसपास के इलाकों में पिंजरे तैनात कर दिए हैं। इलाके में गुलदार की मूवमेंट रोजाना देर शाम के समय देखी जा रही है। वहीं रानीबाग के ग्रामीण गुलदार के खौफ से दहशत में है। गुलदार के हमले में घायल सरस्वती देवी का कहना है कि लगातार 4 दिन उनके घर के आसपास गुलदार ने हमला किया। पहले दिन बच्चा पर झपटा, दूसरे दिन ठीक पहले दिन भी 7:30 में झपटा और दूसरे दिन भी वो ठीक 7:30 8 के बीच में आया। और पहले दिन तो चलो यहाँ बाहर था, दूसरे दिन तो वो अंदर ही आ गया। और आप पर झपटा? अब मेरे पास झपटा हो। तो क्या डर बना हुआ? मेरे को मतलब एक अंदर से कप जैसी पड़ी हुई है। मेरे को मतलब मेरे हाथ पाँव नहीं लग रहे, काम नहीं कर रहे मेरे हाथ पाँव। आज मैंने 4 दिन हो गए गाय के लिए मतलब घास नहीं काट रखा। लेकिन आसपास आपके बड़ा जंगल सा हुआ पड़ा है। ये इधर को उनका है, सचिन साजी लोगों का है, तो इसको भी हम नहीं कर सकते हैं साहब। उधर को महबूब अली लोगों का है, वो नहीं करने देते हैं। अब हम करें तो करें क्या? वन विभाग वालों से कुछ कहा? वन विभाग वाले आए हैं, वन विभाग वालों की टीम पूरी आ रही है, नहीं आ रही कहना नहीं है, उन लोग पूरे आ रहे हैं, पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। पीछे से पिंजरे लगा रखे हैं उनने, इधर नर्सरी में लगा रखे हैं, एक भी नहीं 2 पिंजरे लगाए हुए हैं। पर रानीबाग में 27 तारीख की रात को हमको पता लगा कि 9 बजे करीब यहाँ पर लेपर्ड ने अटैक करने का प्रयास किया है। तो हमारी टीम तुरंत मौके में गई, तो उस महिला को तो अभी सब सुरक्षित है, कहीं ऐसी कुछ बात नहीं हुआ है, लेकिन हमने उसमें गश्त बढ़ा दी है और एक पिंजरा भी हमने वहां लगा दिया। अब ये सब ये आजकल आसपास उसमें जंगल है, बारिश का मौसम बना है, इनके समय जो है हर जगह आबादी अपने शिकार के लिए जाता है, कहीं ना कहीं दिखाई देता है, तो ये ज्यादा।
ऋषिकेश में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 8 वर्षीय किशोरी के साथ शौचालय के अंदर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी की पहचान अशोक के रूप में हुई है, जो ऋषिकेश का निवासी है। वारदात के बाद किशोरी को शौचालय में बंद कर दिया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित किशोरी के पिता ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। किशोरी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। टिहरी गढ़वाल में बड़ा हादसा हो गया है, जहां कांवड़ियों को ले जा रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक के नीचे कई लोग दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक सड़क किनारे पर ही पलट कर रुक गया, अन्यथा खाई में गिरने पर बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत की पुष्टि हुई है, 14 घायल हैं। ये ट्रक कांवड़ियों को लेकर ऋषिकेश से गंगोत्री की ओर जा रहा था। ट्रक में 18 से 20 कांवड़िए सवार थे। इसी दौरान टिहरी गढ़वाल जिले में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाजल पकोट के बीच अचानक ड्राइवर ट्रक पर से संतुलन खो बैठा। इस दौरान अनियंत्रित होकर ट्रक सड़क किनारे खाई की ओर पलट गया। बीजेपी के संगठन पर्व के अंतर्गत प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है। इसको लेकर देहरादून में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रदेश परिषद की बैठक के साथ ही नाम की घोषणा हुई। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसदगण, विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे महेंद्र भट्ट को एक बार फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि पूर्व में भी बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए महेंद्र भट्ट ने संगठन को मजबूत किया है और आगामी समय में भी उनसे यही अपेक्षा की जाती है। देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार करता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं कोशिश करूंगा मैं उनके उस विश्वास पर खरा उतर सकूं। हमारा प्रयास होगा कि आगामी दिनों का पंचायत चुनाव हो या विधानसभा का 2027 का चुनाव हो, हम उसमें कार्यकर्ताओं को संगठित करते हुए और जैसा हमने लोकसभा के अंदर परचम लहराया है, नगर निगमों में परचम लहराया है, उसी प्रकार का रिजल्ट हमारा पंचायत और विधानसभा मिले। इसके लिए हम सब कार्यकर्ताओं के बीच मेरा जाना होगा। हर जिले में जाऊंगा, हर कार्यकर्ता से भेंट करूंगा और मैं जानता हूं कि उत्तराखंड का जनमानस। मैं महेंद्र भट्ट जी को हृदय से बधाई देता हूं और अपने नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। महेंद्र जी ने विश्वास जताया है और महेंद्र जी विद्यार्थी जीवन से एक कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं। मैंने उनका संघर्ष संशय भी देखा है, विद्यार्थी परिषद का काम भी मैंने देखा। जब मैं राष्ट्रीय मंत्री में काम करता था तो उन्होंने संघर्ष किया है और वही संघर्ष उनका काम आया है और सबको साथ लेकर चलना। आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश है उनके अध्यक्ष दोबारा अध्यक्ष बनने से। इसका मतलब ये है कि पूरे प्रदेश में महेंद्र भट्ट की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बेहद लोकप्रियता है। और क्यों न हो लोकप्रियता, 80 के दशक से वो लगातार इस पार्टी को मजबूत करने के लिए जुटे हुए हैं। मैंने देखा इन 30-40 सालों में जब भी हमने किसी भी क्षेत्र में उनको जो भी काम सौंपा, उन्होंने जुनून के साथ उस काम को पूरा किया। और एक कार्यकर्ता जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता से लेकर के बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। दरअसल काफी लंबे समय से सभी इस घोषणा का इंतजार कर रहे थे, जिसमें अब महेंद्र भट्ट निर्विरोध चुने गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे तमाशा कह रही है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि बीजेपी को जब पता ही था कि महेंद्र भट्ट को दोबारा से मौका देना है तो तमाशा करने की क्या जरूरत थी।
क्या प्रक्रिया है? अगर आपको जो है, आप सबको पता था कि होना यही है, बनना जो है भट्ट जी को ही है, तो मुझे लगता है तो फिर ये प्रक्रिया का खेल क्यों खेला जा रहा है? ये सिर्फ जनता के दुख को देखिए गुमराह करने की बात है। ये जनता तक ये मैसेज हमेशा एक नैरेटिव सेट करना है। भारतीय जनता पार्टी की आदत, वो नैरेटिव सेट करती है कि देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र है और जो है दूसरी पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है। बट सच्चाई ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो कभी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती, और जब ये देश के लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती तो आंतरिक लोकतंत्र जो इनके खुद के हाथ में है उसका क्या सम्मान करेगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक जो है मसला है, लेकिन क्योंकि अध्यक्ष की बात है तो बिल्कुल अब जब तय ही कर लिया है ऑलरेडी आपने कि अध्यक्ष को रिपीट करना है, वही अध्यक्ष बनेंगे, तो फिर ये सब नामांकन की प्रक्रिया और जो है चुनाव अधिकारी को घोषित करना, ये सब करके मुझे लगता है ये सब ड्रामेबाजी भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है। और ये बात करते हैं लोकतंत्र की, ये कहते हैं कि इनकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र है कि आपने इतना डरा दिया है लोगों को और इतना पहले से ही समझा दिया है, मैनिपुलेट कर दिया है कि एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि जो है अध्यक्ष के खिलाफ जो है नामांकन पत्र दायर करे। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती कुछ है और करती कुछ है। अब बिल्कुल जब आपको रिपीट करने ही है तो अब इनके चुनाव का फिर मतलब क्या है, नॉमिनेशन का मतलब क्या है, जब कोई दूसरा जो है प्रत्याशी जो है मैदान में है ही नहीं। तो खबर खटीमा से है, जहां उत्तराखंड मीडिया क्लब के अध्यक्ष दीपक फुलेरा के नेतृत्व में क्लब के समस्त पत्रकारों और अन्य वरिष्ठ पत्रकारों ने खटीमा उपजिला अधिकारी तुषार सैनी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित कर दोषी अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और पीड़ित पत्रकार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। ज्ञापन के मुताबिक वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल यादव घर से मीडिया कवरेज के लिए निकल रहे थे, तभी घर से थोड़ी दूरी पर अराजक तत्वों ने पूर्व नियोजित तरीके से लाठी डंडों और हॉकी से लैस होकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। सूचना पर बीच बचाव के लिए उनके परिजन भी मौके पर पहुंचे तो अराजक तत्वों द्वारा उन पर भी जानलेवा हमला किया गया और मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपियों की तरफ से भी पुलिस द्वारा पीड़ित पत्रकार के खिलाफ SC/ST सहित विभिन्न धाराओं में क्रॉस मुकदमा दर्ज कर आरोपी अराजक तत्वों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं। शाम टनकपुर के वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल यादव जी पे 25-30 लोगों जो अराजक तत्व थे उनके द्वारा हमला किया गया। उनके घर के पास उनके परिजनों को लाठी डंडों से मारपीट की गई है और बहुत ही जघन्य ये काम किया गया है। कहीं न कहीं पत्रकार की सुरक्षा पर एक सवाल खड़ा हुआ है। उसी को लेकर आज हमने खटीमा में उत्तराखंड मीडिया क्लब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करी है कि जिस तरह से पत्रकारों के लिए इस तरह से कृत्य असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे हैं, जो टनकपुर में घटना हुई है, उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। साथ ही साथ आज जो पत्रकार यूनियन है इनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पत्रकार श्री बाबूलाल जी के परिवार पर उन पर जो है हमले का उल्लेख किया गया है और जो ज्ञापन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। इसको हम आज ही तत्काल जो है वो प्रेषित कर देंगे। फिर जैसे भी आदेश प्राप्त होंगे उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत हो चुकी है। शहर में मानसून के दस्तक ने ही नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। एक और जहां मौसम विभाग अगले कुछ ही दिनों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जाहिर कर रहा है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम अब तक नालों की सफाई पूरी नहीं कर सका। नतीजा यह है कि हल्की बारिश में ही शहर के प्रमुख मोहल्लों और सड़कों पर कीचड़ और जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे नागरिकों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। मानसून के लिए इस बार पहले से ही हमने काफी तैयारियां कर ली थी और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 25,000 मीट्रिक टन जो दाद, कचरा और मलबा, कई लोग जो है मकान बनाते हैं मलबा भी नालों में डाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं, तो वो हमने इस बार निकाला है जेसीबी के माध्यम से, अपनी छोटी मशीनों के माध्यम से, बॉबकट मशीनों के माध्यम से लगातार हमने उसके तल को गहरा किया है, ताकि तल गहरा होगा तो पानी जो है वो नाले से ही होकर निकल जाएगा। इसके अलावा नालियां जो है वो जहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है नालियों को थोड़ा और गहरा कर रहे हैं और नालियों को साफ भी लगातार किया जा रहा है और उसे गहरा भी कर रहे हैं। प्रदेश में शुरू हो रही कांवड़ यात्रा और मेले के दौरान सरकार, उद्योग
आतंकवादियों और हुड़दंगियों से सख्ती के साथ निपटेगी। इस दौरान बड़े डीजे के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसी विषय पर बात करते हुए देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि डाक कावड़ के अंतिम 3 दिन में अधिक संख्या में जल लेने को कावड़िया पहुंचते हैं। इस व्यवस्था को लेकर हमारी पूर्ण रूप से तैयारी रहेगी और उनके लिए अलग अलग रास्ते भी बनाए गए हैं। कावड़ का पावन पर्व जो है नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा, जिसका जो डाक कावड़ बेसिकली कहते हैं, जो हमारे लिए हमारे जो देहरादून को अगर मैं देखता हूँ परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे आशा रोडी बैरियर सहारनपुर से विकासनगर साइड, जो पोंटा साइड और से जो आते हैं डाक कावड़िए, वो जनरली ऋषिकेश जाते हैं और ऋषिकेश के बाद जल लेकर वो जलाभिषेक के लिए अपने गंतव्य को रवाना होते हैं। साथ ही साथ जो पौड़ी में जो मंदिर में भी वहां जाने के लिए, जो जलाभिषेक के लिए जो वहां पर बहुत सारे ऐसे आते हैं कावड़िए जो ऋषिकेश के मार्गों से ही ऊपर पहुंचते हैं। तो और कुछ ऐसे भी हैं जो मसूरी मार्ग का प्रयोग करके वहां गंगोत्री के लिए जल लेने जाते हैं। तो शहर में कहीं भी जो इस तरह के कावड़, डाक कावड़ की जो बात है, वो एकदम प्रतिबंधित है और जो भी रूट निर्धारित है बाईपास के थ्रू अगर वो ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने नमामि गंगे समिति की बैठक ली। बैठक में उन्होंने साफ निर्देश दिए कि नदियों के किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए और दोषियों पर चालानी कार्रवाई की जाए। उन्होंने नगर पालिका पौड़ी और नगर निगम श्रीनगर को ठोस अपशिष्ट निस्तारण की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही पौड़ी शहर में सीवर लाइन बिछाने की योजना जल्द तैयार करने को कहा है। नमामि गंगे में जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, उनके संबंध में जो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स होते हैं और जो लेगेसी वेस्ट के संबंध में एक डिटेल्ड रिव्यू की गई सभी नगर पालिका नगर निगमों के साथ भी और साथ में हमारे डीएफओ के साथ भी। तो इसमें जैसे पौड़ी का एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक प्रपोजल भी चल रहा है और साथ में सीवर लाइन्स का भी प्रपोजल है, तो उसको शीघ्रता से उसके जो डीपीआर वगैरह है वो प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया। इसी तरह से लेगेसी वेस्ट हमारा जैसे श्रीनगर स्वर्गाश्रम में कुछ कार्रवाई हो चुकी है, तो उसको एक ब्यूटिफाई करने के लिए बताया गया है। और जहां जहां पे हमारे जैसे कोटद्वार वगैरह के नगर में कुछ लैंड से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी बताया गया, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली और कुछ जगह ये भी बल्कि पाया गया कि इंडस्ट्रीज कुछ कोटद्वार में हैं जो कि नदी में सीधे अपना वेस्ट मटेरियल को प्रवाहित करती हैं। राजधानी में क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर 5 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता जाखन निवासी महिला ने शुरुआत में लाभ मिलने पर महिला ने और धन लगाया, लेकिन बाद में आरोपी लापता हो गया। पीड़िता की शिकायत पर राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए, कल राजपुर थाने पर पीड़िता जो कि जाखन के रहने वाली हैं, उनके द्वारा एक एफआईआर पंजीकृत कराई गई, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि अमित चोपड़ा नाम का एक युवक जो है उनके संपर्क में आया और उसके द्वारा उनको जो है क्रिप्टो निवेश में निवेश करने का झांसा दिया गया। उनके द्वारा कुछ छोटा अमाउंट इसमें निवेश किया गया, जिसका कि उनको लाभ भी उसके द्वारा जो है उनके आईसीआईसीआई के अकाउंट में दिया भी गया। इसके उपरांत जब पीड़िता का उनके ऊपर भरोसा हो गया, तो पीड़िता के द्वारा लगभग अलग अलग मौकों पर 5 लाख के आसपास जो है निवेश उनको दिया गया। लेकिन जब लाभांश देने की बारी आई तो अभियुक्त ने जो है उनका फोन उठाना बंद कर दिया, उनके मैसेज का रिप्लाई भी देना बंद कर दिया। तो जब पीड़ितों को एहसास हुआ कि उनके द्वारा जो है धोखाधड़ी अमित के द्वारा की गई है। थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में बच्चों के शमशान घाट की 11 बीघा सरकारी जमीन पर भूमाफिया कब्जे का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते ग्राम भारूवाला वासियों का आरोप है कि अवैध कब्जे का विरोध करने पर पुलिस ने उन पर ही फर्जी मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि बजरंग दल अध्यक्ष विकास वर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिससे उन्होंने भूमाफियाओं पर कार्रवाई और ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की है। आपका देवभूमि बर्बाद होता जा रहा है और ये भूमाफिया जो ये खड़े हुए हैं, खुर्शीद अहमद, सलीम अहमद, नईम अब्बास, जावेद खान, नजाकत हुसैन, इन सबको सरकारों का संरक्षण प्राप्त है, प्रशासन के संरक्षण प्राप्त है, तब ये हमारे दलित समाज की 11 बीघी भूमि पर कब्जा करने के लिए पहुंच गए। हिंदू बच्चों का शमशान जेसीबी चला रहे हैं, बच्चों के शव निकल रहे हैं।
कितना चिंता का विषय है। क्या किसी कब्रिस्तान में ऐसा होता? शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो चुकी होती, आगजनी हो गई होती। लेकिन आज हिंदू समाज के साथ और दलित समाज को सब सर पे उठाए लगते हैं जब वोट लेने होते हैं। और जब इस प्रकार 11.5 बीघे भूमि पर कब्जा होता है तब शासन प्रशासन सब मौन है। रात पुलिस की मिलीभगत से रात में दीवार तैयार करा दी गई। माफिया है, मुस्लिम समाज से हैं, बारोवाला, कुछ बारोवाला के हैं और कुछ जो है चांचक के हैं, कारगी के हैं, शकुंतला बाजरा के हैं, ये है, इसमें सब नाम है इसमें। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या